देख रहे हैं इंडिया वॉइस में, हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज लखनऊ लोक भवन में बड़ी बैठक होने जा रही है। कैबिनेट की बैठक का आयोजन होगा, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। 4:30 बजे के करीब इस बैठक का आयोजन होगा। कई बड़े और अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। तो लखनऊ लोक भवन में कैबिनेट की बैठक का आज आयोजन किया जाएगा। कई प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ लोक भवन में कैबिनेट बैठक की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कई कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे और कई प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लगने की संभावना है। तो लखनऊ लोक भवन में कैबिनेट बैठक की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। शाम को 4:30 बजे के करीब इस बैठक का आयोजन होगा। इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सभी कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 4:30 बजे के करीब बैठक का आयोजन होगा, जिसमें कई अहम प्रस्ताव पास हो सकते हैं। सीधा रुख कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, 4:30 बजे के करीब योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक, क्या कुछ वो प्रस्ताव है जिन पर आज मुहर लग सकती है? देखिए रिया, आज यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लोक भवन में कैबिनेट की एक और बैठक करेंगे, जिसमें सभी मंत्रियों को बुलाया गया है और साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम भी इस कैबिनेट की बैठक में मौजूद हो सकते हैं। अगर बात करें परियोजनाओं की, तो कई ऐसे प्रस्ताव हैं किसानों के लिए और साथ ही साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। और इसके अलावा अगर योगी की बैठक की बात करें, तो जिस तरह से उपचुनाव होने हैं उसके पहले जो बैठक होनी है, इसमें 11 प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। और इन प्रस्ताव बैठक की बात करें तो इसमें मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रह सकते हैं। जिस तरह से परिवहन को लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ एक्टिव है, वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस कैबिनेट बैठक में जो 12 प्रस्ताव होने हैं, चाहे कृषि को लेकर, किसानों को लेकर और साथ ही साथ जो गड्ढा मुक्त सड़कों का संकल्प लिया गया है, इस पर भी मुहर लग सकती है। और इसके अलावा जो बैठक है, इस तरह से कुछ ही वक्त बाद जो है उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर, ऐसे में क्या कुछ ऐसे प्रस्ताव जिससे जनता को साधने की यहाँ पर कोशिश? देखिए, सबसे अहम मुद्दा जिस तरह से अगर चुनाव की बात करें तो उपचुनाव के पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें कहीं ना कहीं रोजगार और महंगाई को लेकर सरकार गिरी रही। यही वजह रही कि यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। और साथ ही साथ कई ऐसे आम मसले रहे, जैसे अधिकारियों की जनता की फरियादों को न सुनना और साथ ही साथ अस्पतालों में जिस तरह से कुछ अव्यवस्थाएं सामने आई, इसको लेकर भी सरकार से जनता नाराज रही। लेकिन कहीं ना कहीं उपचुनाव को लेकर बीजेपी और खासकर योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से मास्टर प्लान तैयार किया है और अब लगातार परियोजनाओं की झड़ी लगी हुई है और करीब 11 से अधिक प्रस्ताव की मंजूरी मिलेगी। बिल्कुल, यानी कोशिश यही की जाएगी कि जनता को साधा जा सके। लेकिन मोहम्मद आसिफ, सवाल ये भी कि यूपी में विकास को और गति देने के लिए आज की ये बैठक कितनी खास और अहम? देखिए, कैबिनेट की बैठक में जिस तरह से चाहे मामला हो शिक्षकों 69,000 शिक्षकों की भर्ती का या फिर माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय को लेकर, यह भी एक अहम मुद्दा है। और साथ ही साथ बिजली को लेकर भी एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया जा सकता है। और किसान किस तरह खुश रहे, नौजवान किस तरह खुश रहे, इस पर भी मंथन किया जाएगा इस बैठक में। और साथ ही साथ जिस तरह से रोजगार मेले का आयोजन लगातार योगी सरकार कर रही है, युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है, इसको और कितना प्रभावी बनाया जाए, इस पर भी मंथन होगा। और साथ ही साथ अहम कैबिनेट बैठक, हालांकि क्या कुछ प्रस्ताव इस बैठक में रखे जाते हैं और कौन से प्रस्ताव पास होते हैं, उसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा। मोहम्मद आसिफ, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।
वही खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात यूपी में उपचुनाव को लेकर तैयारियों की कर लेते हैं। तो समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस दौरान जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट पहुंचे, जहां शिवपाल यादव भी उनके साथ मौजूद रहे। मिल्कीपुर और कटहरी सीट को लेकर मंथन चल रहा है। प्रत्याशी को जिताने के लिए मंथन और बैठकों का दौर लगातार जारी है। कटहरी सीट पर अभी तक हालांकि प्रत्याशी के नाम का ऐलान समाजवादी पार्टी ने नहीं किया है। शिवपाल यादव इस दौरान चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट पहुंचे। शिवपाल सिंह यादव भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। मिल्कीपुर और कटहरी सीट को लेकर मंथन का दौर लगातार जारी है। प्रत्याशी को जिताने के लिए मंथन और बैठकों का दौर समाजवादी पार्टी के खेमे में लगातार चल रहा है। इस दौरान कटहरी सीट पर हालांकि अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। मिल्कीपुर की बात करें तो फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट देने की बात सामने आई है। वहीं शिवपाल सिंह यादव को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लगातार बने हैं, सीधा रुक कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से बात करें उपचुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक्टिव और नजर भी आ रही है और कमर भी कस ली है। इसी को देखते हुए प्रत्याशियों के नामों को लेकर अब मंथन और बैठकों का दौर जारी है। देखिए भैया, अभी भले ही उपचुनाव की सीटों को लेकर जो चुनाव होने हैं तो उसका ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन 10 सीटों पर होने वाले चुनाव पर सभी सीटों पर कब्जा करने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। और माफ कीजिएगा, तो जिस तरह से आज एक अहम बैठक चाचा शिवपाल यादव के साथ अखिलेश यादव ने किया, यह काफी अहम बैठक है, क्योंकि अगर बात करें अयोध्या की मिल्कीपुर सीट तो कहीं न कहीं बीजेपी सीट पर कब्जा करने के लिए पूरी तरह से बेताब है। हालांकि तमाम रार खत्म करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी घोषित कर दिया। हालांकि अब भी रार बरकरार है, ऐसा अंदर खाने से खबर आ रही है। वहीं अगर बात करें कटहरी सीट पर तो यहाँ पर लालजी वर्मा सांसद हैं और उनकी बेटी यानी छाया वर्मा को समाजवादी पार्टी प्रत्याशी घोषित करना चाहती है। और अखिलेश यादव के फैसले पर कहीं न कहीं शिवपाल यादव अंदर खाने से नाराज भी थे और सूत्रों ने यह भी दावा किया कि जिस तरह से शिवपाल यादव को कटहरी विधानसभा का चुनाव प्रभारी बनाया गया है और एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है, और इस सीट पर अगर शिवपाल यादव से राजकुमारी नहीं की जाती है तो कहीं न कहीं इसका खामियाजा सपा को भी भुगतना पड़ सकता है। और यही वजह रही कि आज जिस तरह से लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद समाजवादी पार्टी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। अगर बात करें मिल्कीपुर और कटहरी सीट की, इन दोनों ही सीटों पर सीधा मुकाबला या सीधी टक्कर सीएम योगी वर्सेस अखिलेश नजर आ रही है। जी, निश्चित तौर पर यह जिस तरह से अयोध्या की सीट बीजेपी हार गई थी और अब तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कटहरी और मिल्कीपुर सीट की कमान खुद अपने हाथों में ले रखी है, तो यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मौजूदा मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के लिए यह दोनों सीटें प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी है। और यही वजह है कि पूरी जोर आजमाइश करती नजर आ रही है समाजवादी पार्टी भी। और जिस तरह से शिवपाल यादव अंदर खाने से कहीं न कहीं नाराज थे, उन्हें मना भी लिया आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने, और एक राजकुमारी भी हुई, और सीधे फार्मूले पर इन दोनों सीटों पर भी समाजवादी पार्टी बीजेपी प्रत्याशी को टक्कर देगी। और जिस तरह से वोटों को समेटने के लिए जो रणनीति बनी है उसको अब बिल्कुल, यानी मोहम्मद आसिफ, बैठकों का दौर जारी है, मंथन का दौर जारी है, लेकिन क्या माना जाए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान अपने हाथों में ली है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी आगे किस रणनीति के तहत आगे बढ़ा जाएगा ताकि 10 की 10 सीटों पर परचम लहराया जा सके। देखिए, अगर समाजवादी पार्टी के उपचुनाव के तैयारियों की बात करें तो करीब 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का लिस्ट तैयार हो गई है। अयोध्या के मिल्कीपुर सीट से प्रत्याशी घोषित किया जा सका है। अभी कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर यह तय नहीं कर पाए हैं कि उस सीट पर इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के साथ
चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं लड़ा जाएगा। सबसे बड़ा पेच अभी समाजवादी पार्टी को यह हल करना है कि किस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ समाजवादी बिल्कुल पार्टी। मोहम्मद आसिफ, यानी अब उपचुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है और यही वजह है कि बैठकों का दौर जारी है। इस बीच मिल्कीपुर और करहल पर खुद अखिलेश यादव बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां इरफान सोलंकी से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई फिलहाल टाल दी है। तो बड़ी खबर बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी है बड़ी खबर, जहां इरफान सोलंकी की याचिका पर आज सुनवाई टल गई है। पिछली कई तारीखों से ये सुनवाई टल रही है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार की गुजारिश पर सुनवाई फिलहाल टाल दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी। इरफान ने 7 साल की सजा के खिलाफ अपील दाखिल की थी। तो इरफान सोलंकी से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें हाईकोर्ट ने फिलहाल इस मामले में आज एक बार फिर से सुनवाई टाल दी। यूपी सरकार की गुजारिश के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। हालांकि इरफान सोलंकी ने जिस तरह से उन्हें कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी, आगजनी से जुड़ा ये पूरा मामला था, जिसमें इरफान सोलंकी ने इस सजा को रद्द करने की मांग की थी और अपील करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर से इस मामले में सुनवाई टाल दी है। यूपी सरकार की गुजारिश के बाद ये सुनवाई टाली गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता शोएब रिजवी का। शोएब, जिस तरह से इरफान सोलंकी को लेकर हाईकोर्ट में कई बार इससे पहले भी सुनवाई टल चुकी है, योगी सरकार की गुजारिश के बाद ये सुनवाई एक बार फिर से टल गई है। अब क्या माना जाए, अगली सुनवाई कब और अगली सुनवाई में क्या कुछ संभव? देखिए, ये सितंबर के महीने में इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। फिलहाल आज इनकी जो सुनवाई होनी थी वो टल गई है। ये अपील इरफान सोलंकी की तरफ से है, जो कि उनको एमपी एमएलए कोर्ट से जो सजा मिली है उसको रद्द करने की और साथ ही साथ इन्हें जमानत देने की ये याचिका है, जिस पर सुनवाई होनी थी। लेकिन आज राज्य सरकार ने समय मांग लिया और इस वजह से ये सुनवाई अब 17 सितंबर को होगी, यानी सितंबर के महीने में इस पर सुनवाई होगी। तो ये कह सकते हैं कि फिलहाल ये मामले में सुनवाई अब टल गई है, क्योंकि इरफान सोलंकी लगातार उनकी तरफ से जो अपील की गई है, याचिका की गई, उनकी कोशिश है कि इस पर जल्द से जल्द कोर्ट का फैसला है, ताकि चूंकि उनका राजनीतिक भविष्य भी जुड़ा हुआ है, उनकी जो सदस्यता है वो रद्द हो चुकी है, बाई इलेक्शन होने वाले हैं, जिस तरह से कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा इरफान सोलंकी को सुनाई थी, उसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। अब उन्होंने जिस तरह से हाईकोर्ट में सजा रद्द किए जाने की मांग की है, सजा पर रोक लगाने की मांग की है, क्या माना जाए अगर अगली सुनवाई में कुछ फैसला संभव हो पाता है तो क्या विधानसभा सदस्यता फिर से बहाल जो है की जा सकेगी? देखिए, जो इनकी तरफ से अपील की गई, इनकी कोशिश, इनके वकीलों की कोशिश यही है कि जब सितंबर 18 को इस मामले में अगली सुनवाई होगी तो उस पर क्या कुछ निर्णय आता है, क्योंकि ये याचिका इरफान सोलंकी की तरफ से दी गई है, जबकि राज्य सरकार कोशिश करेगी कि उनको राहत न मिले और इसी वजह से उनके वकीलों की तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी। अब दोनों वकीलों की जो बहस होगी और उसमें जो तथ्य सामने रखे जाएंगे उस पर कोर्ट क्या निर्णय करता है वो निर्भर करेगा कोर्ट के निर्णय पर। हालांकि दोनों तरफ से कोशिशें हो रही हैं, जहां इरफान सोलंकी के वकील लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि इनको राहत मिल जाए, ताकि अगर ये सजा जो हुई है रद्द हो जाती है तो फिर इनकी विधानसभा चुनाव लड़ने की भी उम्मीद बढ़ जाएगी, क्योंकि उपचुनाव होने में भी अपने ज्यादा समय नहीं बचा, कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। बिल्कुल, उपचुनाव में भी ज्यादा समय नहीं बचा है, यही वजह है कि सभी की निगाहें हैं कि आखिर आगे इस मामले में क्या कुछ संभव होता है। वहीं दूसरी तरफ शोएब, जिस तरह से राज्य सरकार बार बार सुनवाई टालने की जो है गुजारिश अदालत से कर रही है, क्या कुछ दलीलें यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से पेश की जा रही है? देखिए, उनकी तरफ से तकनीकी कारणों से एक तरह से समय मांगा गया है और उसके बाद 18 सितंबर को सुनाई होगी। लेकिन जो राजनीतिक जानकार है कि जितनी ज्यादा दिनों तक ये सुनवाई चलेगी
उससे ये जरूर होगा कि अगर इस बीच में चुनाव की तारीखें घोषित हो गई तो फिर इरफान सोलंकी खुद चुनाव लड़ने की स्थिति में, हालांकि वो अभी भी नहीं है, लेकिन अगर कोर्ट से उन्हें कोई राहत मिलती है तो कुछ संभावनाएं बनती हैं। बिल्कुल, यानी इरफान सोलंकी के राजनीतिक भविष्य को लेकर ये सुनवाई और इस मामले में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, हालांकि अब अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी, उसमें क्या कुछ संभव हो पाता है उस पर सभी की निगाहें। मोहम्मद शोएब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। अब बात झारखंड की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर की कर लेते हैं। यहां पर चंपई सोरेन को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या नहीं, उन पर फिलहाल मुहर लग गई है। तो एक बड़ी खबर, झारखंड की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चंपई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने की पुष्टि इस दौरान कर दी है। जनता राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो गई है। मायावती को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। एक बार फिर बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती बनाई गई है। सतीश चंद्र मिश्रा और आकाश आनंद बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर रहे मौजूद। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल बैठक में मौजूद रहे और कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और नेता भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो गई है। मायावती को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। एक बार फिर बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती बन गई है। सतीश चंद्र मिश्रा और आकाश आनंद बैठक में इस दौरान मौजूद रहे। प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और कोऑर्डिनेटर इस बैठक में मौजूद रहे। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, जहां बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक समाप्त हो गई है। मायावती को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से चुन लिया गया है। एक बार फिर बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई गई है मायावती। सतीश चंद्र मिश्रा और आकाश आनंद बैठक में इस दौरान मौजूद रहे। प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और कोऑर्डिनेटर भी इस बैठक में मौजूद रहे। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल बैठक में मौजूद रहे। कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और नेता भी इस बैठक में मौजूद रहे। बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक समाप्त हो गई है। इस बैठक में एक बार फिर से मायावती को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। एक बार फिर बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई गई है मायावती। सतीश चंद्र मिश्रा, आकाश आनंद भी बैठक में मौजूद रहे। प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और कोऑर्डिनेटर भी बैठक में मौजूद रहे। लखनऊ में बसपा कार्यकारिणी की बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में एक बार फिर से मायावती को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। एक बार फिर बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई गई है मायावती। सतीश चंद्र मिश्रा, आकाश आनंद बैठक में मौजूद रहे। यानी बसपा के जो तमाम बड़े नेता हैं, पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहे। बसपा की कार्यकारिणी की बैठक जो है वो समाप्त हो गई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज आयोजन हुआ, जिसमें मायावती को ही एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। तो बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो गई है, जिसमें मायावती को ही एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान बीएसपी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीएसपी अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी, जिसको देखते हुए बीएसपी एक बार फिर से संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। इसी को देखते हुए बैठकों का दौर, चिंतन का दौर लगातार जारी है। बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में एक बार फिर से मायावती को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। इस बैठक में तमाम बड़े सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और नेता भी बैठक में मौजूद रहे। वहीं बैठक में एक बार फिर से मायावती को ही बीएसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। यानी एक बार फिर से बसपा की कमान मायावती ही संभालेंगी और आगामी चुनाव को देखते हुए किस तरह से आगे रणनीति बनानी है, मंथन बसपा पाले में एक बार फिर से शुरू हो गया है।
यानी संगठन को किस तरह से मजबूती दी जाए, संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए, इस कड़ी में अब मायावती जुट गई है। इसी कड़ी में बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन हुआ। मायावती एक बार फिर से इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन ली गई है। सतीश चंद्र मिश्रा समेत बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में मायावती पर ही फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो लखनऊ से बड़ी खबर, जहां बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक समाप्त हो गई है। मायावती को ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। एक बार फिर बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई गई है मायावती। सतीश चंद्र मिश्र समेत बसपा के जो बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता है, वो इस बैठक में मौजूद रहे। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी इस बैठक में मौजूद रहे और बैठक में फिर से जिम्मेदारी मायावती के कंधों पर, यानी मायावती को ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से बसपा अब पूरी तरह से एक्शन मोड में है लोकसभा चुनाव के दौरान, जिस तरह से हमने देखा कि काफी निराशाजनक प्रदर्शन रहा, अब संगठन को मजबूत करने में एक बार फिर से मायावती जुट गई है। जी बिल्कुल लिया, जिस तरह से बसपा कहीं न कहीं दुर्दिन दिन से दौर से गुजर रही थी और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में शून्य पर पहुंच गई। और भले ही बसपा शून्य पर पहुंची हो, लेकिन जो बसपा प्रमुख मायावती के तेवर हैं वह नरम नहीं पड़े हैं। लगातार तेवर कड़क ही दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे आरक्षण के मुद्दे पर हो या फिर जातिगत जनगणना के नाम पर जो मांग की जा रही हो, चाहे विपक्षियों पर निशाना साधने की बात हो। और एक बार फिर से आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की गठन किया गया, जिसमें मायावती को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया और साथ ही साथ भतीजे आकाश आनंद का कद भी बढ़ा दिया गया है। उन्हें कई प्रदेशों की जिम्मेदारी दी गई है। और बता दूं रिया कि 2003 से, यानी काशीराम की मौत के बाद से सारी बागडोर बसपा प्रमुख मायावती ने अपने हाथ में ले रखी थी और 2003 से लगातार बसपा प्रमुख मायावती राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी जाती रही है। आज भी मायावती की ताजपोशी हुई, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया और इस चुनाव में जो है देश भर के प्रदेश के सभी बड़े नेता मौजूद रहे, नेशनल कोऑर्डिनेटर से लेकर जोनल कोऑर्डिनेटर तक। बिल्कुल, क्योंकि मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से आज भी कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन हुआ जिसमें फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को बनाया गया है, आगे क्या कुछ रणनीति और आज बैठक में और क्या कुछ निर्णय लिए गए? देखिए रिया, चुनाव होना है, चुनाव से पहले बसपा एक एयर तैयार कर रही है और बसपा अपने विपक्षियों पर लगातार हावी भी हो रही है, चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी। और आज जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, इसमें जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों के उपचुनाव में अहम भागीदारी करने की रणनीति बनाई गई। और साथ ही साथ बसपा प्रमुख मायावती ने एक निर्देश दिया कि जो जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट हो उन्हीं को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। और जिस तरह से बसपा लगातार धोखे पर धोखा खा रही है, चाहे उसके सांसदों का दूसरे दलों में जो है शामिल होना, चाहे बड़े नेताओं का कहीं न कहीं बयानबाजी करना, इस पर पूरी तरह से नजर है बसपा प्रमुख मायावती की। और उपचुनाव में यानी संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, चाहे आगामी उपचुनाव हो या बाकी राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव, किस तरह से आगे रणनीति लेकर बसपा आगे बढ़ेगी, उसको देखते हुए एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को बनाया गया है। हालांकि आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी उस पर सभी की निगाह रहेगी। मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।